हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जीवाणुओं की स्टेनिंग यानी कि जीवाणुओं के अभिरंजन या ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे और जीवाणुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें अभिरंजन यानी कि जीवाणुओं के अभिरंजन के बारे में पता होना चाहिए। जीवाणुओं के अभिरंजन या रंगने का जो तकनीक होती है उसे हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग में हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी डाई से, रंजक से रंग कर सामान्यतः माइक्रोस्कोप से देखकर उसका अध्ययन करते हैं। और जीवाणुओं के अभिरंजन या रंगने के लिए जो टेक्निक यूज होती है हम उसे बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि इस टेक्निक को वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने विकसित किया था, डेवलप किया था 1884 में। और यह तकनीक विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के विभेदन की तकनीक है, अर्थात दो अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं को इस तकनीक की सहायता से विभेद किया जाता है उनमें, और उनका विभेदन किया जाता है। और इस ग्राम स्टेनिंग के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो जीवाणु इस स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का विभेदन किया जाता है, तो इस तकनीक में जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसमें हम जो मुख्य रंजक होता है यानी कि मेन डाई होती है वो होती है क्रिस्टल वायलेट या जेंटियन वायलेट। जो मेन डाई है यानी जो प्रमुख रंजक है वो है क्रिस्टल वायलेट, या दूसरा इसकी जगह जो यूज हो सकता है क्रिस्टल वायलेट की जगह वो जेंटियन वायलेट होता है। और इसका सामान्यतः 1% जलीय विलयन यूज किया जाता है क्रिस्टल वायलेट का। और इस तकनीक में जो आयोडीन सॉल्यूशन है मॉर्डेंट होता है। मॉर्डेंट का मतलब होता है रंग बंधक। जो डाई या जो भी सॉल्यूशन किसी डाई को रिसीव करने में सहायता करती है, इसको ग्रहण करने में सहायता करती है, रंग को लेने में सहायता करती है, उसे हम मॉर्डेंट बोलते हैं या रंग बंधक बोलते हैं। तो इसमें जो रंग बंधक है वो है आयोडीन का विलयन। तो आयोडीन विलयन इसमें रंग बंधक यानी कि मॉर्डेंट की तरह काम करता है, आयोडीन विलयन। इस टेक्निक में काउंटर स्टेन भी यूज होता है। जो काउंटर स्टेन होता है आगे इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए, ग्राम नेगेटिव को आगे फर्दर कंफर्म करने के लिए कि वो ग्राम नेगेटिव है, उसमें एक काउंटर स्टेन यूज किया जाता है। और जो काउंटर स्टेन होता है वो इयोसिन और बिस्मार्क ब्राउन होता है। इयोसिन और बिस्मार्क ब्राउन या कभी कभी सैफ्रोनिन यूज किया जाता है। तो इयोसिन, बिस्मार्क ब्राउन या सैफ्रोनिन के रूप में काउंटर स्टेन यूज किया जाता है। तो
ये जो टेक्निक है, तो ग्राम स्टेनिंग का मतलब क्या है कि जीवाणुओं के अभिरंजन की टेक्निक को, यानी कि उनकी रंगने को, उनकी स्टेनिंग की टेक्निक को हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग को खोज किया था हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने 1884 में, और ये जीवाणुओं को विभेद करने की, जीवाणु के विभेदन की एक टेक्निक होती है जिसमें दो प्रकार के जीवाणुओं का विभेदन किया था, यानी कि जिससे दो अलग अलग प्रकार के जीवाणु का विभेदन होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इस प्रकार के जो टेक्निक है उसमें जो मेन डाई या रंजक होता है वो क्रिस्टल वायलेट होता है, या जेंटियन वायलेट का जलीय सोल्यूशन होता है, विलियन होता है 1%, और इसमें रंग बंधक यानी कि मॉर्डेंट आयोडीन सोल्यूशन होता है, आयोडीन विलियन होता है, और मॉर्डेंट वो होता है जो रंग को ग्रहण करने में सहायता करता है। काउंटर स्टेन जो ग्राम नेगेटिव को आगे फर्दर काउंटर स्टेन किया जाता है कि जिससे आगे उसको स्टेन करके देखा जाता है कि कोई ग्राम नेगेटिव है, कंफर्मेशन करने के लिए, और वो इयोसिन या बिस्मार्क ब्राउन या सैफरनिन होती है। अब इसकी जो टेक्निक है, इसमें सबसे पहले स्लाइड पर एक जीवाणु का सैंपल लेते हैं, जीवाणु सैंपल स्लाइड पर डाल दिया, निकाला, उसके ऊपर स्लाइड पर डाल दिया, और स्लाइड पर अब जीवाणु का स्मीयर करते हैं। स्मीयर करने का मतलब होता है इसको पतली किसी दूसरी स्लाइड से इसको पतला करते हैं, और जो उसकी मोटी लेयर थी उसको पतली रिफाइन लेयर में, फिल्म में कन्वर्ट करते हैं, इसे लीपना कह देते हैं हम भाषा में। तो स्मीयर करते हैं, स्मीयर करने से क्या होगा कि वो लेयर पतली बन जाएगी जीवाणुओं की। अब उसको धीमे धीमे सुखाते हैं, आग पर रखकर इसको हल्का हल्का रख के सुखाते हैं, जिससे क्या होता है एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो निकल जाता है। अब स्लाइड पर 1% जलीय क्रिस्टल वायलेट विलियन उस पर डाल देते हैं। डालने के बाद 1% उसमें आयोडीन विलियन सॉल्यूशन डालते हैं। तो ये तो मेन स्लाइड, मेन क्रिस्टल वायलेट यानी कि मेन डाई हो गई जो उसको कलर देगा, वायलेट कलर देता है। और ये 1% जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है जो KI में बना होता है, पोटेशियम आयोडाइड में, तो वो जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो मॉर्डेंट की तरह काम करता है, और वो सेल के अंदर जो कलर होता है वायलेट कलर को लेने के लिए उसको प्रेरित करता है, या उसको जो मॉर्डेंट होता है वो कोशिका भित्ति से ग्राम रंजक को अंदर ग्रहण करने में सहायता करता है। अब इसके बाद इसको 95% एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से धोते हैं, और धोने के बाद सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। देखने पर कुछ जीवाणु कलरफुल यानी कि रंगीन ही दिखाई देते हैं, अर्थात वो वायलेट कलर के बरकरार रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, उनमें कलर चेंज नहीं होता या कलर लेस नहीं होते हैं। और जिनमें कलर बरकरार रखते हैं, जो बैक्टीरिया अपने कलर को मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, न्यूमोकोकस, एंट्रोकोकस और मायोबैक्टीरियम। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो रंगहीन हो जाते हैं, अर्थात कलरलेस जाते हैं, अपना कलर निकाल देते हैं, अपने कलर को बरकरार मेंटेन नहीं रख पाते हैं। और ऐसे जीवाणु जो अपना कलर मेंटेन नहीं रख पाते हैं हम उन्हें ग्राम नेगेटिव जीवाणु बोलते हैं। और इसके लिए अब इसको आगे कन्फर्म करने के लिए उपयुक्त काउंटर स्ट्रेन यूज करते हैं, जो सैफरनिन भी हो सकता है, बिस्मार्क ब्राउन भी हो सकता है, इयोसिन हो सकता है। और एक उपयुक्त काउंटर स्ट्रेन इस पर यूज करते हैं, उसकी ड्रॉप उस पर डाली जाती है, और जब इसको दोबारा से सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो जीवाणु की सेल वॉल दिखाई देती है, और वो जीवाणु पिंक दिखाई देते हैं, और ये कंफर्म करता है कि ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। और इसके जो एग्जांपल है वो साल्मोनेला, ई कोलाई, नाइट्रोबैक्टर, विब्रियो और एसिडोबैक्टर है। अब अभिरंजन टेक्निक की व्याख्या करेंगे हम कि जो अलग अलग प्रकार के जीवाणु दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्यों दिखाई देते हैं। यानी कि ये कुछ बैक्टीरिया अपना कलर बरकरार रखते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया अपना कलर निकाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब ये इसके होने के लिए इनकी जो मेन अंतर है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में जो मेन अंतर है वो है उनकी सेल वॉल में। सेल वॉल जो होती है ग्राम नेगेटिव वाले की, तो जो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की जो अधिकांश सेल वॉल होती है वो लिपिड से बनी होती है। इसकी ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की जो अधिकांश सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? लिपिड से। अब जब इस
95% एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से इसको वॉश किया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल या एसीटोन इस लिपिड को क्या कर देता है, घोल देता है, लिपिड घुल जाता है। और घोलने से क्या होगा कि इसकी सेल वॉल में लिपिड ज्यादा अमाउंट में होने के कारण अब लिपिड जब घुल जाता है तो सेल से बाहर जो डाई है वो लीक हो जाती है, सेल से डाई लीक होकर बाहर आ जाती है। अब जब लीक होकर बाहर आ जाती है तो वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि रंगहीन हो जाएगा। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट कम होता है, और लिपिड कंटेंट कम होने के कारण, सेल वॉल में लिपिड कम होने के कारण जब 95% एसीटोन या 95% इथाइल अल्कोहल से इसको धोया जाता है तो वो कम लिपिड डिसॉल्व होता है, क्योंकि इसमें कम ही लिपिड था, तो उसके कारण लिपिड जो होता है वो कम डिसॉल्व हो पाता है। उसकी सेल वॉल का जो लिपिड का पोर्शन है वो थोड़ा था, इसकी वजह से जो लिपिड घुलता है या सेल वॉल का जो पार्ट घुलता है वो थोड़ा सा होता है। इससे क्या होता है, सेल के बाहर की तरफ डाई कम लीक होती है या लीक नहीं होती है, जिसके कारण जो कलर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर वो अंदर ही बरकरार रहता है, निकलकर लीक होकर बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए वो अपने कलर को बरकरार रखते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड ज्यादा होने के कारण वो अपने अल्कोहल से धोने पर अपने सेल वॉल का जो लिपिड कंटेंट है वो घुल जाता है उनका, और घुलने से जो उनके अंदर डाई है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो उनकी बॉडी से सेल से बाहर निकल कर आ जाती है, लीक हो जाती है, जिससे वो कलरलेस दिखाई देते हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कम होने से कम घुलता है, कम घुलने से क्या होता है, जो लीक होता है वो कम होता है या लीक नहीं होता, जो डाई होती है वो सेल के अंदर ही बरकरार रहती है और वो ग्राम पॉजिटिव कहलाता है। इसके साथ साथ अब दो चीजें हमें ये और समझनी है। एक होते हैं एसिड फास्ट जीवाणु, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जब इन्हें 95% इथाइल अल्कोहल से धोया जाता है, अल्कोहल में वॉश किया जाता है, तब भी ये अपना कलर बरकरार रखते हैं। लेकिन इनको एसिड फास्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें ग्राम पॉजिटिव नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव की तरह अपना कलर बरकरार रख रहे हैं, लेकिन इनको ग्राम पॉजिटिव नहीं कहा जा रहा, बल्कि क्या कह रहा है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू यू बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ये एक्टिनोमाइसीटीज के सदस्य हैं। अब चूंकि ये एक्टिनोमाइसीटीज है, इसीलिए इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, एसिड फास्ट जीवाणु, जैसे माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी रोग उत्पन्न करता है, तबैतिक बोलते हैं, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो लेप्रोसी करता है। तो ये माइकोबैक्टीरियम है जो है, ये एक्टिनोमाइसीटीज है, यू बैक्टीरिया नहीं है। तो कुछ जीवाणु क्या कहलाते हैं, एसिड फास्ट जीवाणु कहलाते हैं, क्योंकि ये भी कलर बरकरार रखते हैं ग्राम पॉजिटिव की तरह, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव नहीं कहलाते, क्योंकि ये वास्तव में यू बैक्टीरिया नहीं है, ये एक्टिनोमाइसीटीज के सदस्य हैं, होते मोनेरा में ही है, लेकिन एक अलग ग्रुप है एक्टिनोमाइसीटीज, इसीलिए इनको ग्राम पॉजिटिव ना कहकर इनको पहचानने के लिए कि ये एक्टिनोमाइसीटीज के सदस्य हैं, इसलिए इनको ग्राम पॉजिटिव ना कहकर इनको एसिड फास्ट जीवाणु कहते हैं। जीवाणुओं में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव ऐसे पदार्थ बनाता है अथवा ग्रहण करता है, यानी कि ऑब्टेन करता है, जो उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो
उनको जो उसकी बॉडी की वेरियस रिएक्शंस हैं उसके लिए एनर्जी प्रदान करता है, जो उसकी टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए एनर्जी प्रदान करता है, और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है पोषण कहलाता है। यानी कि पोषण में कोई भी जीव ऐसे पदार्थ बनाता है जो उसकी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो उसको डैमेज रिपेयर के लिए ऊर्जा देते हैं, जो उसकी विभिन्न वाइटल प्रोसेसेस के लिए, आवश्यक क्रियाओं के लिए एनर्जी प्रदान करता है, पोषण कहलाता है। जो जीवाणुओं में पोषण होता है उसके आधार पर जीवाणु बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और जीवित अथवा मृत जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, और तीसरा सहजीवी जीवाणु जो किसी अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं जबकि कुछ जीवाणु स्वपोषी और सहजीवी होते हैं, अर्थात किसी दूसरे के साथ सहजीवी बिताते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी जीवाणु में एक जीवाणु किसी और जीव के साथ इस प्रकार से एक साथ रहता है कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। तो राइजोबियम जो दलहनी फसलें होती हैं, यानी कि जो लेग्यूम्स होते हैं, उनकी रूट्स में गांठें प्रेजेंट होती है, नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर रहता है और वहाँ बैठकर इन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के साथ साथ ये यहीं बैठा हुआ उसे भोजन और प्रोटेक्शन मिलता है, और बदले में ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है नाइट्रोजन को, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें प्लांट्स को भी फायदा होता है कि वो नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, और बैक्टीरिया को फायदा होता है, उससे वहीं बैठे बैठे भोजन और प्रोटेक्शन मिलता रहता है। तो इस संबंध को जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। दूसरे होते हैं स्वपोषी जीवाणु यानी कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए ये किसी और जीव पर निर्भर नहीं होते। ये जीवाणु अपने भोजन के निर्माण के लिए या तो सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं या किसी केमिकल का यूज करते हैं। इसके आधार पर ये 2 प्रकार का होते हैं। जब कोई जीवाणु अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को यूज करता है, तो यानी कि सन की एनर्जी को यूज करता है, तब ऐसे जीवाणु को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो सन की एनर्जी का यूज करके भोजन बनाते हैं, भोजन निर्माण, तो जो जीवाणु सूर्य की ऊर्जा को, सनलाइट को यूज करके भोजन का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। अब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक में सनलाइट यूज होती है, लेकिन जब कोई जीवाणु किसी केमिकल यानी कि रसायन एनर्जी को यूज करते हैं फूड निर्माण, यानी कि जो जीवाणु किसी केमिकल की एनर्जी को यूज करते हैं सन एनर्जी के स्थान पर, वो केमिकल एनर्जी को, रसायन ऊर्जा को यूज करके भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे जीवाणु रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटोऑर्गेनोट्रॉप्स। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमोऑर्गेनोट्रॉप्स। यहाँ पर जो लिथो वर्ड है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक के लिए लगा होता है। लिथो वर्ड वैसे रॉक्स के लिए लगाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन चूंकि रॉक्स में इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लिथो वर्ड इनऑर्गेनिक के लिए लगा हुआ है, और ऑर्गेनो वर्ड जो होता है वो कार्बनिक के लिए लगा होता है। तो लिथो वर्ड यहाँ पर क्या के लिए लगा हुआ है? इनऑर्गेनिक के लिए, यानी कि ए कार्बनिक, और ऑर्गेनो वर्ड यहाँ पर इसके लिए कार्बनिक। तो फोटोलिथोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन डोनर
जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे H2S का यूज करते हैं। तो इनमें जो हाइड्रोजन डोनर होता है यानी कि हाइड्रोजन ग्राही होता है वो कोई अकार्बनिक पदार्थ होता है, ना कि कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इनमें जो हाइड्रोजन दाता है, डोनर है, वो कौन है? H2S है। और H2S है क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें जो हाइड्रोजन दाता होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है इसमें ग्लूकोज में, इसमें जो हाइड्रोजन डोनर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक नहीं है, जबकि बल्कि क्या है? एक इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक यौगिक जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसके एग्जांपल जैसे क्लोरोबियम, तो वो 6CO2 प्लस 12H2S के साथ जोड़कर ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और साथ में H2O और सल्फर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जीवाणु हम क्या करेंगे? फोटो लिथोट्रॉप। फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और लिथो का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो अकार्बनिक यौगिक उसके रूप में ये हाइड्रोजन डोनर को यूज करते हैं, अर्थात इनमें हाइड्रोजन डोनर यानी जो हाइड्रोजन दाता है वो क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ होता है, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा जो एग्जांपल, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में क्या मतलब है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, लेकिन वो अब जो हाइड्रोजन डोनर होगा उसमें वो कार्बनिक पदार्थ होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल इसका रोडो सूडोमोनास। अब ये क्या काम करते हैं कि ये जो इसमें रोडो सूडोमोनास क्या काम करते हैं कि CO2 और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जोड़कर अब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब इसमें 6CO2 प्लस 12CH3CHO HCHO तो जो ये कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें C और H दोनों होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है, साथ में ये बनते हैं H2O के साथ। तो ये जीवाणु है अब वो क्या कराएगा? फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि इसने जो हाइड्रोजन डोनर यूज किया है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसी प्रकार से रसायन संश्लेषी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो किसी रासायनिक पदार्थ की ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। यहाँ पर लिथो वर्ड फिर वही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब है। तो यहाँ पर जो जीवाणु है कीमोलिथोट्रॉप्स, तो ये जीवाणु अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करके जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका यूज करके भोजन का निर्माण करेंगे। जबकि जो ये वाले हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीकरण करेंगे और ऑक्सीकरण करके जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा का यूज करते हुए ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है कीमोलिथोट्रॉप्स के आयरन जीवाणु और नाइट्रीफाइड जीवाणु। तो जैसे 4FeCO3 प्लस 6H2O प्लस O2। तो अब ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब ये इसको 4FeOH का होल थ्राइस में कन्वर्ट कर देगा, साथ में CO2 और 81 किलो कैलोरी एनर्जी। तो यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड यूज हो रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि क्या है? इनऑर्गेनिक है। जो कंपाउंड यूज हो रहा है वो कैसा है? अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है, इसलिए क्या करेंगे? कीमोलिथोट्रॉप्स। अब कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मिथेनोबैक्टीरिया में जो मीथेन पर काम करते हैं और ये इसको CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होती है ये जो जीवाणु। तो ये जो CH4 का अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स में क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे फूड का फॉर्मेशन होगा। अब जो विषम पोषी जीवाणु है, तो विषम पोषी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, और इसीलिए या तो किसी एक जीवित प्राणी पर, जीवित जीव पर, या किसी मृत जीव पर निर्भर होंगे अपने भोजन के लिए। और जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो जीवाणु
मृत कार्बनिक पदार्थों, मृत कार्बनिक पदार्थों को यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी। और जो जीवित जीव पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परजीवी। जो बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर रहकर अपना भोजन उन जीवित प्राणियों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। और जो मृत कार्बनिक पदार्थों से या डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? मृत जीवी बोलते हैं। अब मृत जीवी भी दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी मृत जीवी और विकल्पी परजीवी। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी मृत जीवी। अब इसको बोलते हैं हम ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। वैसे तो सही वर्ड सैप्रोब होता है, फाइट वर्ड प्लांट के लिए लगाते हैं। तो अब तो प्लांट्स, पहले इनको बैक्टीरिया को प्लांट्स पे रख देते थे, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स बोल देते थे। और जो एनिमल्स में आते हैं सैप्रोजोइक बोल देते थे, लेकिन सही वर्ड सैप्रोब है। सैप्रोब का मतलब होता है जो मृत जीवों से प्राप्त करता है अपना भोजन। तो ऑब्लिगेट सैप्रोब का मतलब क्या होता है? अविकल्पी का मतलब क्या है? इसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब ये जीव अगर मृत कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे तो बचे रहेंगे, सरवाइव करेंगे, जीवित रहेंगे। लेकिन अगर मृत कार्बनिक पदार्थ इन्हें नहीं मिलेंगे तो ये मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात सीधी सी बात है, ये केवल मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही जीवित रह सकते हैं। और अगर मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो ये सरवाइव नहीं करेंगे, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम और बैसिलस वुल्गारिस। लेकिन जो विकल्पी परजीवी होते हैं, और विकल्पी परजीवी वास्तव में होते क्या है? मृत जीवी होते हैं। लेकिन ये सामान्यतः मृत जीवी होते हैं, लेकिन अगर इन्हें मृत कार्बनिक पदार्थ न मिले तो भी ये किसी परजीवी की तरह कार्य करने लगते हैं, अर्थात किसी जीवित प्राणी से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जीवाणु या ऐसे जीव जो नॉर्मली सामान्यतः क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं, सैप्रोब्स होते हैं। लेकिन अगर उन्हें मृत कार्बनिक पदार्थ न मिले तो वो परजीवी के रूप में भी सरवाइव कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? विकल्पी परजीवी। विकल्प है इनके पास कोई विकल्प नहीं है, जैसे सूडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी मृत जीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या है कि अगर इन्हें होस्ट मिला, पोषक मिला, तो एक ऐसा जीव जो किसी और जीव से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता है और अपने आप को सरवाइव करता है, वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। जबकि वो जीव जो उसे पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, वो होस्ट कहलाता है, यानी कि पोषक कहलाता है। अगर इसको होस्ट मिल गया तो ये सरवाइव करेगा, अन्यथा होस्ट ना मिलने पर ये सरवाइव नहीं करेगा। अर्थात ये केवल परजीवी के रूप में सरवाइव कर सकता है, लेकिन किसी मृत जीवी के रूप में सरवाइव नहीं कर सकता। यानी कि केवल जीवित जीव पर ही निर्भर होकर ये जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अगर जीवित जीव होस्ट पोषक से प्राप्त नहीं होता तो ये सरवाइव नहीं करेगा, ये मर जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे न्यूमोकोकाई जैसे, लेकिन दूसरा जो विकल्पी मृत जीवी है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जीव जो नॉर्मली तो क्या होता है? परजीवी होता है। तो ये सामान्यतः क्या है? परजीवी है। लेकिन इसको अगर होस्ट न मिले तो ये क्या बन जाएगा? मृत जीवी। तो ये, परंतु पोषक न मिलने पर पोषक न मिलने पर यह अब क्या करेगा? मृत जीवी के रूप में भी सरवाइव कर सकता है।
यानी कि अगर ये सामान्यतः तो परजीवी होता है, लेकिन अगर पोषण नहीं मिलेगा तो ये मृतजीवी बन सकता है और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो जीवाणुओं में पोषण वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव ऐसे पदार्थ बनाता है या ग्रहण करता है जो उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए उसे ऊर्जा देते हैं और उसके वाइटल एक्टिविटीज के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए जीवित अथवा निर्जीव मृत पदार्थों पर ये अपने भोजन पर निर्भर रहते हैं, और सहजीवी जीवाणु जो जीवाणु किसी अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध के रूप में साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे राइजोबियम लेग्यूम्स जो होते हैं, दलहनी फसलें जैसे मटर, छोले, राजमा, अल्फा एटसेट्रा में वो उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उनके अंदर रहते हैं, वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और बदले में से खाना मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। स्वयंपोषी जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, इनको हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक ये जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या तो प्रकाश की उपस्थिति में जिन्हें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बोलेंगे, या किसी रसायन की उपस्थिति में जिसे हम रसायन संश्लेषी जीवाणु बोलते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु सूर्य के प्रकाश की एनर्जी का या सूर्य की एनर्जी का जो यूज करके भोजन का निर्माण करते हैं, ये किसी रसायन यानी केमिकल का यूज करके या उसकी एनर्जी का यूज करके भोजन बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होंगे, फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटोऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटोलिथो का मतलब यहाँ पर रखा है जब हाइड्रोजन डोनर अकार्बनिक पदार्थ होगा तो क्या कहलाएगा, वो फोटोलिथोट्रॉप बैक्टीरिया कहलाएगा। जैसे क्लोरोबियम ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, और जब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेगा तो क्या कहलाएगा, फोटोऑर्गेनोट्रॉप्स जैसे रोडोसुडोमोनास। रसायन संश्लेषी भी 2 प्रकार का होगा, कीमोलिथोट्रॉप्स, जब ये अब इसमें क्या होगा कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्राप्त करेगा, उसका यूज करेगा भोजन बनाने में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके उसका ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी बनेगी उसको यूज करता है भोजन निर्माण में। इसके एग्जांपल है आयरन जीवाणु, नाइट्रिफाइड जीवाणु, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाएगा। विषमपोषी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, इसीलिए डेड और लिविंग जीव पर ये निर्भर रहते हैं। जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर, मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं वो मृतजीवी यानी कि सैप्रोब्स, और जो जीवित जीव पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जीव से प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। ये भी 2 प्रकार का, अविकल्पी मृतजीवी, विकल्पी परजीवी, और ये भी 2 प्रकार का, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी मृतजीवी। जो केवल मृतजीवी के रूप में रहेगा यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करे खाना, और अगर वो नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो अविकल्पी मृतजीवी जैसे क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम और बैसिलस वुल्गारिस। और जो होता तो सामान्यतः क्या होता है, मृतजीवी, लेकिन अगर मृत कार्बनिक पदार्थ ना मिले तो वो परजीवी के रूप में भी अपना जीवन यापन कर सकता है, वो क्या कहता है विकल्पी परजीवी जैसे सूडोमोनास। अविकल्पी परजीवी जो केवल परजीवी के रूप में रहेगा, और अगर परजीवी नहीं मिलेगा, होस्ट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्या कहलाएगा अविकल्पी परजीवी। लेकिन जो होता तो प्राय परजीवी है, लेकिन अगर होस्ट नहीं मिल रहा है, पोषक नहीं मिल रहा है, तो वो सैप्रोब बन जाएगा और वो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करना रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं विकल्पी मृतजीवी। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।